फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज के तहत आज हम इस वीडियो के माध्यम से 70वीं बीपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम विस्तार पूर्वक से नोट्स के माध्यम से देखेंगे। और साथ ही साथ इसका इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन सभी प्रश्न के उत्तर का कि आप अगर इस पीवाईक्यू सीरीज के 10 के 10 वीडियो की अगर देख लेते हैं इन वीडियोज़ को, तो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से और देखते हैं विस्तार पूर्वक सभी प्रश्न उत्तर को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत में आपातकाल का प्रावधान है और 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल या फिर दूसरे स्थान पे जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन कहते हैं या फिर राज्य स्तर पे आपातकाल कह सकते हैं आप, और जो थर्ड है वो वित्तीय आपातकाल है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 352 है इसके तहत किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है और अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है इसके तहत। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। परंतु जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उस समय पे युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द को आपातकाल लगाने के लिए संविधान में शामिल किया गया। और इससे पूर्व जो है साधारण स्थिति में जो है, जैसे कि 1975 में जो भारत में जो प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, इस समय पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें कि मंत्रिपरिषद के द्वारा सिफारिश किए बिना सिर्फ प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार जो है घोषणा कर दी गई थी आपातकाल की। परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि अब देश में तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि देश में युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति है, जिससे कि देश के जो एकता और अखंडता है इसको खतरा पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। परंतु आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये सिर्फ जो है आंतरिक और शांति के आधार पर जो है कर दिया गया था। इसके बाद में जो आर्टिकल 356 है, इसके तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है राज्यपाल के द्वारा ऐसे समय में, जबकि राज्य का कानून व्यवस्था अगर सही तरीके से चलाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो ये वित्तीय स्थिति से संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों जब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह क्या है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है आपका जो पहला राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, सेकंड संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और थर्ड जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है। इसके संबंध में यदि संवैधानिक संशोधन करना होता है तो इसमें आधे से अधिक राज्यों की भी आवश्यकता होती है इसके अनुमोदन के लिए। यानी कि कोई भी विधेयक तभी पास माना जाएगा जब वो लोकसभा राज्यसभा से तो पास होगा ही होगा, साथ ही साथ देश के जो जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से अधिक राज्य का भी इसमें अनुमोदन जो है आवश्यक माना जाता है, यानी कि उन राज्यों से भी वो पास होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संघीय ढांचे में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक होता है।
अगर हम देखें एक बार, कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। संघीय विषय में जो शामिल विषय हैं जिसको लेकर के जरूरत पड़ता है कि आधे से अधिक राज्य का अनुमोदन होना चाहिए, इन विषयों को अगर हम देखें तो जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कि आर्टिकल 54 से संबंधित है, 55 से संबंधित है, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और साथ ही साथ जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, और 7वीं अनुसूची की कोई भी जो सूची है इसमें बदलाव के लिए, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के प्रावधान को लेकर के अगर कोई परिवर्तन करना है तो ऐसी स्थिति में जो है इस प्रकार के संशोधन को वरीयता दी जाती है, और इसी प्रकार के संशोधन के माध्यम से जो है इस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन में अलग अलग विषय को लेकर के अलग अलग प्रावधान है, जैसे कि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से होता है, और एक जो ये थर्ड प्रावधान है जो सबसे कठिन प्रावधान माना जाता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास तो होना जरूरी ही होता है, साथ साथ किसी भी विधेयक को जितने भी राज्य है वहाँ के विधानसभाओं, आधे से अधिक विधानसभाओं से जो है वहाँ से भी अनुमोदित होना आवश्यक माना जाता है। अब देखें तो इसमें एक प्रावधान और भी है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद का सृजन या समाप्ति, जो कि अनुच्छेद 169 में प्रावधान है, ये भी संसद द्वारा जो है साधारण विधायी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी देश में सभी राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान नहीं है। क्वासी फेडरल सिस्टम द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो यहाँ पे कुछ ही राज्यों में है, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार किस स्थिति में प्राप्त है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित सभी जानकारी को हम देखेंगे ही देखेंगे। यहाँ पे जो आपका आंसर है, जो सारे ऑप्शन है, इन सब में जो पहला है वो सही है। केवल समान मत होने की स्थिति में ही जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो निर्णायक मत देने का कार्य करते हैं। इसके व्याख्या को अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत यह प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हर एक मीटर में वो मतदान करेंगे, लेकिन किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मत अगर बराबर हो जाए, यानी कि कोई विधेयक पेश किया गया है, जितने उसके अगेंस्ट में वोट है उतने ही उसके फेवर में वोट है, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक वोट जो है अध्यक्ष के द्वारा कास्ट किया जाता है ताकि गतिरोध को दूर किया जा सके। आइए लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित तमाम जानकारी को हम देखते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम इसके चुनाव की बात करें तो अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा सदन की पहली बैठक में किया जाता है। यह चुनाव बहुमत के तहत होता है, यानी कि जो सदन की जो बहुमत होती है उसके माध्यम से चुनाव किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद वह तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या लोकसभा द्वारा उन्हें पद से जो है नहीं हटा दिया जाए महाभियोग के माध्यम से। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपना एक अध्यक्ष चुनता है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया इसमें, और लोकसभा के नियम 1 से 7 तक जो है लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली में अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान जो है किया गया है। इसके बाद में इनके कार्य और शक्तियों की अगर बात की जाए तो सदन की कार्रवाई का संचालन इनका मुख्य कार्य है। सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना इनका कार्य है। यह निर्णय देना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है स्पीकर का। इस मामले में सदस्यों के बोलने की अनुमति देना भी महत्वपूर्ण कार्य है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि पर निर्णय लेना, समितियों का गठन करना, वोट की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना और सदन की गरिमा को बनाए रखना भी स्पीकर का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। निष्पक्षता और अगर तटस्थता की बात करें तो अध्यक्ष को निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है। परंपरा के अनुसार अध्यक्ष दल छोड़ देते हैं और तटस्थ रहकर सदन का संचालन करते हैं। अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं
लोकसभा उन्हें केवल पद से हटाने के प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, जिसके लिए सदन के कुल सदस्य के बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो महत्व को, तो अध्यक्ष लोकसभा की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षक होते हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालक होते हैं। उनकी निष्पक्षता से ही सदन की कार्रवाई सुचारू और प्रभावी बनी रहती है। वेतन और सुविधा की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष को वेतन, भत्ते और सुविधाएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वे वेतन और सुविधाएं प्राप्त करते हैं जो मंत्रियों के समान होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन उसकी महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे कई बार जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के चुनाव से अलग होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव या फिर संसद के जितने भी सांसद होते हैं या फिर राज्य विधानसभा का जो चुनाव है, इनका चुनाव जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जिसे हिंदी में हम सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। परंतु जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे कि हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में इसे हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन ये प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव देश में किया जाता है। अब बात आता है कि जो इनका निर्वाचक मंडल है, अगर इसकी बात करें तो इनका निर्वाचक मंडल जो है चुनाव आयुक्त के द्वारा ही बनाया जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा बनाया जाता है। अगर इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इनकी अगर हम बात करें तो इनके निर्वाचक मंडल में, यहीं से ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है। तो सर्वप्रथम तो महाभियोग को लेकर के प्रश्न है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। तो आइए इनको हम डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचक सदस्य होते हैं। अब देखिए, निर्वाचित सदस्य इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है क्योंकि लोकसभा में तो अब एंग्लो इंडियन जैसे प्रावधान को खत्म कर दिया गया। लोकसभा के सभी सदस्य अब निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, परंतु जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तथा राज्य जो विधानसभा है वहाँ पे, जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, मान लीजिए विधान परिषद का भी प्रावधान है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राज्य के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके नहीं आते हैं। उनका जो चुनाव है राज्य के विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। तो इसीलिए उन्हें भी जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो राज्य विधानसभा के लोग, जो जनता के द्वारा, राज्य के लोगों के द्वारा जो चुन करके आए हुए हैं, वही इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी ये दो हो गया, एक तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और दूसरा हो गया राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में भी सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते हैं। इस यहाँ पे 3 नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली भाग लेती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की अगर हम बात करें तो इसमें केवल संसद के दोनों सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ये ध्यान देने योग्य सर बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब महाभियोग लगाया जाता है इनके ऊपर में, तो राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, परंतु जो सदन है, जो लोकसभा राज्यसभा है, इसके सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो या फिर वो निर्वाचित सदस्य हो, सभी भाग लेते हैं। आइए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान को हम एक बार विस्तार पूर्वक देखते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत में एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत में वो राज्य का प्रतीक होते हैं और संविधान के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। उनके कार्य, शक्तियां, चुनाव, कार्यकाल आदि का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेद में जो है किया गया है। आर्टिकल अगर 52 की बात करें तो इसमें भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। उनका निवास स्थान जो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में होगा। इस प्रकार के प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में जो है इनका कार्यपालिका के शक्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति का प्रावधान
यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। जो आर्टिकल 54 है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो कि हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद यानी कि दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 55 है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के तहत होगा, यह प्रावधान करता है। और इनका जो मतदान है ये गुप्त मतदान के द्वारा इसमें वोट डाले जाते हैं। आर्टिकल 56 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वह पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। वे अपने उत्तराधिकारी के पद का ग्रहण तक अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का प्रावधान है। इसके बाद में अनुच्छेद 58 की बात करें, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात की गई है इसमें कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए। इसके बाद में अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद की शर्त संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होंगी, वह कोई अन्य लाभ के पद पे धारण नहीं होंगे। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, यानी शपथ का प्रावधान है राष्ट्रपति का, ये भी वीवीआई हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इन्हें आमतौर पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें शपथ जो है दिलाया जाता है। अनुच्छेद 68 की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें महाभियोग का प्रावधान है और महाभियोग के तहत ही इन्हें हटाया जाता है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित होना जो है आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 72 में जो है इनके एक जो न्यायिक शक्ति है इसका प्रावधान है, जिसके तहत वो राष्ट्रपति जो है क्षमा किसी आपराधिक मामले में जो है उनके सजा को क्षमा कर सकते हैं, या फिर दंड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर उसको स्थगित कर सकते हैं। दंड में परिवर्तन तथा दंड से मुक्त करने की शक्ति भी इन्हें प्राप्त होती है, सिवाय कोर्ट मार्शल के। इसके बाद में अनुच्छेद 74 है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह मानना जो है आवश्यक हो जाता है कि वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। ऐसा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 96 के द्वारा जो है किया गया भारतीय संविधान में। इसके बाद में अनुच्छेद 78 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदान करे। इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य जो है एक सेतु की तरह देखा जाता है। राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, सिवाय उन स्थितियों के जहां संविधान ने उन्हें अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने का प्रावधान दिया है। दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ साथ अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के कुलपति भी रह चुके हैं। आपके समक्ष जो है 4 नाम दिए गए हैं: डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण और डॉक्टर आर. वेंकटरमन। दोस्तों, आइए इनके व्याख्या देखते हैं और इन तमाम महान विभूति के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका जो सही आंसर है वो के.आर. नारायणन है। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायणन भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। वे थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं। वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं और वे भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति तथा तत्पश्चात प्रथम दलित राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। तो इनका नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इनका नाम याद रखेंगे। इसके बाद में आइए साथ ही साथ हम
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित हैं। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। वे संवैधानिक विशेषज्ञ, पूर्व उपराष्ट्रपति और विद्वान नेता थे। उन्हें संसदीय परंपराओं और संविधान की गरिमा को बनाए रखा और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आर वेंकट रमन की अगर बात करें तो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। वे स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील और पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व रक्षा और वित्त मंत्री भी थे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई? ये तमाम जितने भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिए गए हैं इसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो ए है, यानी कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम इसके लिए लाया गया था। परंतु इसके अलावा भी जो 3 संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसको भी हम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। तो आइए हम व्याख्या को देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगी। साथ ही राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होंगी। ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। बाकी के भी 3 अधिनियम को देखते हैं। दोस्तों अगर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें जो 2002 में आया था, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया और 51A में जो है उपखंड जोड़ा गया, जिसमें माता पिता का यह कर्तव्य 51A अगर हम देखें तो ये प्रमुख जो है मौलिक कर्तव्य के तहत आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है आर्टिकल 51A में है। इसमें एक खंड जोड़ा गया कि जिसके तहत माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये यहाँ से प्रश्न 51A में ये माता पिता के कर्तव्य को लेकर के प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं और ये शिक्षा के अधिकार को लेकर के भी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को लेकर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करें तो यह संविधान संशोधन जो है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था आपातकाल के दौरान, उसके कई प्रावधान को इसमें जो है परिवर्तन किया गया और इसने मौलिक अधिकार की सुरक्षा को जो है और भी अधिक जो है मजबूत बनाया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। आप याद रखेंगे कि इस संविधान संशोधन के समय में जो देश में सरकार थी वो जनता पार्टी की थी, जनता पार्टी की सरकार थी और देश में केंद्रीय स्तर पे जो है ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ था जनता पार्टी का। इसने अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान को परिवर्तित किया कि किस प्रकार से आपातकाल लगाया जाए। 356 के प्रावधान में परिवर्तन किए गए। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किए गए और भी कई परिवर्तन जो है 1978 के इस संशोधन के माध्यम से किया गया था। अगर हम 92वां संविधान संशोधन 2003 को देखें तो इस संशोधन के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है को स्थापित करने के लिए संविधान में भाग 14A जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B से संबंधित है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवा से संबंधित विवाद के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करना था। तो खास करके जो आपका जो 86वें संविधान संशोधन है और जो 44वें संविधान संशोधन है और जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यहाँ से जो है बार बार प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए इन संशोधन को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों
अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, इसमें राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये प्रश्न बीपीएससी में 2 बार से अधिक पूछा गया है शायद। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया था और ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। इस सरकार के अन्य प्रमुख विभाग को अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू के पास में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये, विदेश मामले इनके पास में था और राष्ट्रमंडल का संबंध भी यही देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं। ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री थे और जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। तो बीपीएससी में सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से और जॉन मथाई और जगजीवन राम से जो है क्वेश्चन बनाने का अधिक संभावना रहता है, तो आप इनके विभाग का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान शामिल है। इस बार हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बने, क्योंकि देखा गया है कि काफ़ी दल बदल जैसी चीज़ें जो है इस बार देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो अनुसूची दिया गया है 5वीं, 8वीं, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, तो इसका जो प्रावधान है 10वीं अनुसूची में है। संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। राजीव गांधी जी इस समय में देश के पीएम थे। इसमें राजनीतिक दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता से संबंध में करे प्रावधान किए गए ताकि राजनीतिक स्थिरता जो है सुनिश्चित की जा सके। और आप ध्यान देंगे कि यह समय जो था भारतीय राजनीति का, ये बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, गठबंधन की सरकार का दौर था, तो इसलिए जो है इस प्रकार के प्रावधान किए गए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत शासन संरचना का क्या स्वरूप निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत शासन संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर के त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना लागू की गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती जो होता है मध्यम स्तर पर ब्लॉक होता है जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने सर्वप्रथम इस त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सिफारिश की थी। आप ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र राज्यों के बीच के विवाद का समाधान करना उसके किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न है। आपका जो इसमें सही आंसर है ये प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते हैं, इसकी सुनवाई शुरू की जा सकती है। किसी निचली अदालत में जरूरी नहीं है कि इसकी सुनवाई की जाए। इसके तहत केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के विवाद जो है ये शामिल है, यानी कि जब केंद्र सरकार या फिर राज्यों के मध्य अगर विवाद हो तो उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट की जा सकती है। एक तरफ केंद्र और कोई राज्य तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य के बीच विवाद की सुनवाई की जा सकती है। और जो थर्ड है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो कानूनी विवाद होते हैं इसकी भी सुनवाई यहाँ पे की जा सकती है। तो आइए एक बार हम सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं इससे संबंधित हम प्रावधान को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के संगठन, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगर मूल अधिकार क्षेत्र की बात की जाए जिसका वर्णन अनुच्छेद 131 में है, संघ और एक या एक से अधिक राज्य के बीच का विवाद या 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच का विवाद पर उच्चतम न्यायालय सीधे सुनवाई कर सकता है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 132 से 136 में इसका प्रावधान है। उच्च न्यायालय के निर्णयों सिवाय 134 में वर्णित मामले के विरुद्ध अपीलीय सुनवाई जो है की जा सकती है। परामर्शी क्षेत्र की अगर बात की जाए जो कि अनुच्छेद 143 में है, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय अपनी राय परामर्श देता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कानूनी मामले में। विशेष अनुमति याचिका की अगर बात की जाए जो कि आर्टिकल 136 में है, उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, डिग्री या सजा के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करता है।
यह न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार माना जाता है। रिट की अगर बात की जाए, जो कि मौलिक अधिकार के तहत जो है आर्टिकल 32 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे रिट जैसे कि हैवियस कॉर्पस, मैडेमस प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सार्टिरियो जैसी जो है रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। जो इसमें महत्वपूर्ण जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आपका आर्टिकल 32 है, जिसे आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल जो 143 है इसे भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो तीन जो मुख्य जो क्षेत्राधिकार है उसको याद रखेंगे कि किस मामले में डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम भूमि आकार क्या कहलाता है जिसके आगे कोई भी किसान कृषि भूमि नहीं रख सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है भूमि सीमा यानी कि लैंड सीलिंग कहलाता है। ये इसकी व्याख्या को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के अंतर्गत लैंड सीलिंग कानून लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि स्वामित्व की असमानता को कम करना, गरीब और भूमिहीन किसान को कृषि योग्य भूमि का पुनर्वितरण करना तथा बड़े जमींदारों द्वारा भूमि के संकेंद्रण पर रोक लगाना था। इसके तहत एक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कृषि भूमि रखने की वैधानिक सीमा तय की गई थी। इसी को जो है लैंड सीलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष, 30 वर्ष एवं 35 वर्ष है। यानी कि आप अगर देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के तहत पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा इस प्रकार से निर्धारित की गई है, जिसमें कि लोकसभा की सदस्यता की अगर बात की जाए तो इसका प्रावधान आर्टिकल 84 में है, जिसके तहत 25 वर्ष जो है आयु निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष किया गया है आर्टिकल 84 के माध्यम से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है 35 वर्ष का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 58, 66 और 157 के अनुसार। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष का है, ये याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसका आर्टिकल जो है 243F है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो है योग्यता से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए योग्यता, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। और आयु संबंधी जानकारी आप अवश्य रखेंगे, जिसमें कि 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष को ध्यान रखेंगे। 21 वर्ष जो है स्थानीय निकाय चुनाव के लिए है। आइए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी देखते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? आपके समक्ष जो है 4 यहाँ पे अनुच्छेद है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर इसके व्याख्या को अगर हम देखें तो अनुच्छेद जो है 112 है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद को अगर हम देखें, जो 110 धन विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक से संबंधित है। दोस्तों धन विधेयक की अगर हम बात करें तो इस अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 110 के तहत प्रावधान है, इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तथा यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को आरक्षण और संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 114 में है। यदि राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में यह प्रतीत होता है कि वह राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है तो वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को वापस लौटा सकता है या अपने पास विचार करने के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। किसी विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके, या फिर उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 110 से जो है कई बार प्रश्न बनाए जा चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से के लिए किस प्रकार का कानून बना सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य की सहमति के बिना बनाया जा सकता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ हुई संधि, समझौते या निर्णय को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। इस विशेष परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी बिना किसी राज्य की पूर्व अनुमति या सहमति के कानून बना सकती है, ताकि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। इसका अनुच्छेद जो है 253 है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो आपका जो सही आंसर है राजीव रंजन प्रसाद थे। आपके ऑप्शन में जो भी नाम दिए गए हैं इनसे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं इसको भी हम देखेंगे। आइए पहले इस व्याख्या के देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1937 में राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति बने। वे स्वतंत्र भारत में भी वर्ष 1948 तक इस पद पर आसीन रहे। अब बाकी के नाम जो दिए गए हैं इनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। अगर हम सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और इनके बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे संविधान सभा के, और उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के वरिष्ठ नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्छ चुने गए थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की अध्यक्षता की तथा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित होने तक यह पद संभालते रहे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। बाबू गंगाधर राम की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान सभा की कार्रवाई के संचालन में अध्यक्ष का सहयोग किया। वे एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक भी थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रह रहा कोई ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपका जो सही आंसर है आंसर सी है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। परंतु और भी कुछ आर्टिकल है जिसके ऊपर में किसी भी विदेशी नागरिक के द्वारा जो है दावा नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, जिसमें कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 शामिल है। चूंकि व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a)(g) के अंतर्गत आता है, इसीलिए कोई भी विदेशी या ब्रिटिश नागरिक कानूनी रूप से भारत में इस अधिकार का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21(a), 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को ही समान रूप से उपलब्ध है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। एक बार आइए फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया, और भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण अगर मौलिक अधिकार को देखें तो आर्टिकल 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार का वर्णन है, जिसके तहत कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के तहत किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 के तहत किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, जिसके तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने और उपयुक्त रिट प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद में ये अधिकार न केवल नागरिकों को बल्कि व्यक्तियों को प्राप्त है। यहाँ पे विदेशी भी अनुच्छेद 14, 21 आदि का लाभ यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा महत्वपूर्ण आर्टिकल जो जिसके तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो इसलिए ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करने के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। आप अगर 10 के 10 वीडियो देखते हैं तो ज़रूर आप सभी प्रश्न बना करके आएंगे एग्जाम में। धन्यवाद।